और आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बीएचयू एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर का सलूशन। जी हाँ, 2008 से लेकर 2019 तक के 12 साल के पेपर का सलूशन आपको इस चैनल पर मैं कराऊंगा। ठीक है, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो और बीएससी एजी का भी। ठीक है, तो आपको हर ईयर का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सलूशन जो आपको यहाँ पे मिलेगा। क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिकली सोल्यूशन है तो ट्रिकली सोल्यूशन मिलेगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे कम समय में जो है यहाँ लगाया जाता है। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्या है, सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। एक कम समय में एक अच्छा रिवीजन कर पाएंगे। हर पेपर में 50-50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होते हैं, तो एक बार में 50 क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा और इस रिवीजन के माध्यम से आप परीक्षा की एक बेटर तैयारी जो है कर पाएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए आप वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे आपको बताया जाएगा और उसके साथ साथ टिकली सोल्यूशन भी है। ठीक, तो इसी तरह के कंसेप्चुअल वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी मित्र आपके हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बीएचयू एंट्रेंस का ये 2019 का फिजिक्स है। 2019 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर का फिजिक्स जो है आपको सोल्यूशन करने जा रहे हैं और पर क्वेश्चन आपको जो है कंसेप्ट यहाँ पे मिलेगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे हैं और उसका सोल्यूशन भी आपको जो यहाँ पे मिलने जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये पहला क्वेश्चन, ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्वेश्चन आपका जो है रिलेटेड है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन जो दिया हुआ y बराबर 4 sin 20 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब भी रॉन्ग स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप क्लियरली देखा करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है y बराबर आपको दिया हुआ है 4 sin 20 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ठीक, तो कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है। कंपन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, दोलन का आयाम 2 इकाई है, प्रारंभिक विस्थापन 2√2 इकाई है, गति सरल गति है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो आपके पास आइडियल इक्वेशन y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई 5 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, जो कि ये एम्पलीट्यूड है। ओमेगा जो कि 2 पाई एफ होता है, ये आपका 20 पाई दे रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 इधर जाके कैंसिल कर देगा, एफ की वैल्यू 10 मिल जाएगी, जो कि 10 हर्ट्ज शो हो रहा है। तो ए की वैल्यू भी 4 है, एफ की वैल्यू भी 10 हर्ट्ज जो है आ रही है। अब इनिशियल विस्थापन के लिए प्रारंभिक विस्थापन की अगर बात करेंगे, प्रारंभिक विस्थापन, तो प्रारंभिक विस्थापन के लिए आप t बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर a साइन, देखिए यहाँ पे अगर ये 0 रख दें तो ओमेगा टी वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू पाई बाई 4 यहाँ पे दिख रही है, तो a साइन पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 4 साइन पाई 4 यानी कि साइन 45, साइन 45 यानी कि 1/√2 होता है। तो ये कैंसिल करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4√2 अपान में 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y बराबर आ जाएगा 2√2 और ये y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस 5 और SHM का इक्वेशन भी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, ये सही है। आयाम एम्पलीट्यूड जो है 4 इकाई है, लेकिन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका जो है गलत हो गया। प्रारंभिक विस्थापन 2√2 आपका जो है सोल्यूशन मिल रहा है, SHM भी है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन, ये पूछ रहे कौन सा कथन असत्य है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो रॉन्ग में आप देख सकते हैं कि दोलन का आयाम जो है 2 इकाई है, क्योंकि आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, आयाम 2 दिया हुआ है, प्रारंभिक विस्थापन ये है और ये तो आयाम 2 इकाई है, तो ये दूसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका जो है सही होगा। ठीक, ये आपका जो है कंसेप्ट पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जो है मिल रहा है कि कह रहा है कि निम्न से कौन उचित इकाई में व्यक्त नहीं है। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है प्रेशर के इक्वल होता है, तो आप जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता ही है। ठीक है, सरफेस टेंशन टी बराबर F/L होता है, न्यूटन पर मीटर इसका भी होता है। प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया ही है, लेकिन जब बात करेंगे एनर्जी की तो एनर्जी का होता है, डायमेंशन निकालेंगे mL/T-2, तो ये हो जाएगा kg, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये सेकंड के पावर में 2 नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि kg मीटर पर सेकंड ही दिया हुआ है,
तो ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है सही है। ठीक, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक समान त्वरण से चलता हुआ कोई कण 4 सेकंड के प्रथम 2 क्रमिक समांतराल में 24 मीटर 64 मीटर चलता है। ठीक है, और कण का प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है क्वेश्चन। तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझिए जरा कि क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है और प्रारंभिक 2 जो है 2 कंसेक्यूटिव इंटरवल्स है, यानी एक इंटरवल यहाँ से यहाँ 4 सेकंड का, दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ 4 सेकंड का। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में इसने 24 मीटर कवर किया और यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में इसने 64 मीटर कवर किया। एक्सेलरेशन इनका सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, और ये 4 सेकंड का ये जो है इंटरवल है इनका, 4 सेकंड का इंटरवल है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू की वैल्यू आपकी जो है क्या है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका सलूशन तो काफ़ी लेंथी होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ये आपका S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया। इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि S2 माइनस S1 अपान में t स्क्वायर कर दीजिए, जहाँ पे t इंटरवल दिया हुआ है टाइम का। तो यहाँ देखिए एक्सेलरेशन के लिए S2 हो जाएगा 64 माइनस 24 अपान में t स्क्वायर, यानी कि 4 × 4। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 64 में 24 हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा, और 4 × 4 16 हो जाएगा, तो ये 5/2 यानी कि 2.5 आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए भी मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। ये देखिए, ये कंसेप्ट है 3s1 माइनस s2 अपान में 2t। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जो आप लगाएंगे तो आपको सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। वैसे इसका सोल्यूशन काफ़ी लेंदी होता है कि यहाँ से यहाँ तक के लिए लगाइए, फिर यहाँ से यहाँ तक के लगाइए, फिर दोनों को कंपेयर कराइए। ठीक, 3s1, तो s1 आपका है 24, तो 24 3 × 24 कर दीजिए आप, माइनस यहाँ पर 64 कर दीजिए, अपान में टाइम इंटरवल 2 है, 4 है, तो 2 × 4 कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि u की वैल्यू आप मिल जाएगी 24 × 3 करेंगे 72 में से 64 जाएगा 8 अपान में 8, तो ये 1 मीटर आपको जो है मिल जाएगा। तो ये आपका जो है शॉर्ट ट्रिक। अगर एक्सेलरेशन पूछता है तो S2 माइनस S1 अपान में t स्क्वायर लगा दीजिए, और यदि वेलोसिटी पूछता है तो 3s1 माइनस S2 अपान में 2t लगा दीजिए। तो ऐसा करने पे आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये ऑप्शन जो है सही है। ठीक, ये पहला ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे जो है पाँचवें क्वेश्चन की बात अगर करते हैं हम, पाँचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, देखते हैं, थोड़ा सा जो है लाइटिंग कम है इसकी, इस प्रिंटिंग ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक लक्ष्य को भेजना चाहता है, उससे अपनी बंदूक को दागना चाहिए, लक्ष्य से ऊपर लक्ष्य से नीचे, कुछ कहा नहीं जा सकता लक्ष्य की गति से। तो आप जानते हैं कि अगर कभी भी किसी लक्ष्य को अगर दागना है और यहाँ सब चलाते हैं तो यहाँ से जब छूटेगा तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे झुक जाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण जो है नीचे आ जाता है। ठीक, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका अगर टारगेट है और यहाँ से आप फायर कर रहे हो डायरेक्ट ये लगे, तो आपको थोड़ा सा लक्ष्य से ऊपर जो है इसको टारगेट करना होगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि लक्ष्य को भेजना चाहता है, बंदूक को दागना होगा, तो हमेशा लक्ष्य से ऊपर दागना होगा, यानी कि लक्ष्य से ऊपर। ठीक, तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन, इसका जो है पहला सोल्यूशन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये आपका हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5वें क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 5वें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये आपको 5वां क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन को अगर हम लोग फोकस करें, 5वें क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नत समतल पर जो है एक टारगेट नत समतल पर जो है आपका जो है लुढ़क रहा है और 30 अंश का कोण बना रहा है, ठोस गोला इस नत समतल पर लुढ़क रहा है, बिना फिसले विराम से लुढ़कता है, तो इसका रेखित त्वरण क्या होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक सलूशन बताने जा रहा हूँ। सलूशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सलूशन, बहुत ही अच्छा सलूशन आपको मैं दे रहा हूँ कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया, गोला या जो भी लुढ़क रहा हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लुढ़कने का जो सलूशन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये नत समतल पे इंक्लाइन प्लेन पे अगर ये लुढ़क रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होता है A डायरेक्ट फार्मूला g sin थीटा अपान में 1 + k² होता है। ठीक, थीटा के वैल्यू यहाँ पे 30 है, थीटा यहाँ पे 30 दिया हुआ है, और गोला है तो गोले के लिए आई की जो वैल्यू होती है, आई की जो वैल्यू होती है
आई की वैल्यू होती है 2/5 mr² सॉलिड स्फेयर है, और इसकी जो वैल्यू होती है m के स्क्वायर भी होती है। तो इसको कंपेयर कराएंगे तो k स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 2/5 r² मिलेगी, यानी k² अपान स्क्वायर 2/5 हो जाएगा। तो g sin 30 1/2 होता है, और ये 1 + 2/5 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो 5g ऊपर चला गया, 2 है, और ये 5 1 = 5 2 7 2 = 14, तो 5g/14 आपका जो है सोल्यूशन जो है आपको ये देख रहे हैं, आपको ये मिल जाएगा। ठीक, 5g/14। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम लोग टारगेट करें। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको कंसेप्चुअल आपको दे रहा है। कह रहा है कि एक चिकने यल, ये क्वेश्चन आपको जो है दिख रहा है, तो चिकना यल लंबाई का तल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका हुआ है, ए अवमंदन से नीचे उतरती लिफ्ट में रखा हुआ है। ठीक, किसी वस्तु द्वारा विरामावस्था से तल पर नीचे सरकने में लगा समय होगा। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको सलूशन करना चाहूँ तो ये देखिए, जैसे आपका लिफ्ट है, और ये लिफ्ट है, लिफ्ट में ये जो है थीटा एंगल का है, ये जो है थीटा एंगल पे ये है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप कंसेप्ट याद करो, इसका mg नीचे रखेगा। अब देखिए लिफ्ट नीचे आ रहा है, ma ए इस रेट से नीचे आ रहा है, तो इस ma फोर्स नीचे लगेगा, तो इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो ऊपर जाएगा, ma। और आप जानते हैं कि अगर ऐसे रखा हो, ये इसका मास m हो, तो इधर होता है mg cos थीटा होता है, और इधर वाला जो कंपोनेंट होता है वो आपका mg sin थीटा हो जाता है, mg sin थीटा हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे mg है, तो mg नीचे है, ma ऊपर है, तो इधर का जो कंपोनेंट होगा, mg माइनस ma cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा mg माइनस ma sin थीटा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा नेट फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब नेट फोर्स, इसी फोर्स से ये नीचे फिसल रहा है, तो F = m कॉमन ले लीजिए, g माइनस a sin थीटा हो जाएगा, और इसको कंपेयर करेंगे m × a से, तो हमें a की वैल्यू जो मिल जाएगी a' g माइनस a sin थीटा। ये एक्सेलरेशन होगा नीचे फिसलने का। अब चूँकि ये रेस्ट से आ रहा है, तो यस बराबर हम हाफ a² लगा सकते हैं। ठीक, तो t = हो जाएगा 2s में a'। यस की जगह यहाँ पे यल दिया हुआ है, यल लंबाई का ये है, ये जो लेंथ है वो यल दिया हुआ है, तो ये आपको दे देंगे रूट में 2l अपान में a' की वैल्यू g माइनस a sin थीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ये तब के लिए जब एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको दे रहा है अवमंदन यानी कि रिटार्डेशन दे रहा है, तो a की जगह नेगेटिव लगा दीजिए। तो a की जगह नेगेटिव ए रहेगा, तो आपको जो टाइम मिलेगा वो हो जाएगा रूट में 2l अपान में g प्लस a, और ये साइन थीटा। ठीक, तो आपका ये जो है चौथा वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, ये आपका जो है ये हो गया। अब आज ये 7वें क्वेश्चन को अगर बात करते हैं, 7वें क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, तो आपको दिया हुआ है नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का बल होता है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बीच बल होता है, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का बीच का बल अगर आपको चाहिए, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का बल अगर चाहिए आपको, तो आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है वो फर्मी ऑर्डर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में ये जो है सोल्यूशन मिलता है। 10⁻⁻15 मीटर का इसका जो है रेडियस होता है, तो ये शॉर्ट रेंज के फोर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, नाभिक के अंदर न्यूक्लियस फोर्स होता है और शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जो दीर्घ विस्तार की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा या ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ये लॉन्ग रेंज के फोर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वंडर ऑफ फोर्स की बात यहाँ पे करनी नहीं है आपको। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच का जो बल होता है वो शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम टारगेट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि किस प्रकरण में स्थिर ऊर्जा घटती है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, स्प्रिंग को फैलाने पर, किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ले जाने पर। ठीक, और पानी में हवा के बुलबुले के ऊपर उठने पर। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर स्प्रिंग को संपीड़ित करेंगे तब भी इसकी एनर्जी 1/2 kx² होगी, एक्सटेंड करेंगे तब भी इसकी एनर्जी 1/2 kx² होगी। तो स्प्रिंग को संपीड़ित करिए या फैलाइए, दोनों ही सिचुएशन में आपकी जो स्थिर ऊर्जा जो है बढ़ती है। अब बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु, पिंड जो होता है वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो अट्रैक्टिव नेचर है, और आप जब विपरीत ले जा रहे हैं तो इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो आकर्षण के विरुद्ध बल करने पे आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो ऊर्जा आपकी बढ़ेगी।
तो आपका ये चौथा ऑप्शन, पानी में हवा के बुलबुले का जब ऊपर उठता है तो उसमें स्थिर ऊर्जा जो है घटती है। तो आप ध्यान दीजिए किस प्रकरण में स्थिर ऊर्जा घटती है, तो फैलाने पर, सिकोड़ने पर, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ले जाने पर, तीनों ही सिचुएशन में आपकी जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो जो है बढ़ेगी। लेकिन जब पानी में हवा का बुलबुला ऊपर उठेगा तो उस कंडीशन में जो होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घटेगी। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो ए प्लेन इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल अल्फा इन ऑर्डर सॉलिड सिलेंडर रूल्स। इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर देख लिया जाए बढ़िया से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसको जो है सॉल्व करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में कि एक तल जो है क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुका हुआ है, क्षैतिज से अल्फा कोण पर झुका हुआ है। एक ठोस बेलन बिना सर के लुढ़कता है, न्यूनतम घर्षण गुणांक। तो बिना फिसले लुढ़क रहा है, तो बिना फिसले लुढ़क रहा है तो इसका जो सलूशन होगा बड़ा ही सिंपल होगा। बिना फिसले लुढ़क रहा है तो इसका जो सलूशन होगा बड़ा ही सिंपल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, तो फिसलने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स मिलता है वो टॉर्क जो मिलेगा, क्योंकि फिसल रहा है बिना लुढ़के, तो जो भी टॉर्क वगैरह लगेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण होगा। तो यहाँ पे देखिए जो टॉर्क लगेगा टाउ इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशन के कारण लुढ़क रहा है, और ये जो लुढ़कने के लिए जो टॉर्क फोर्स मिल रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स से मिल रहा है, तो एफ एस इंटू जो है आर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है आपका ये हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे ऐसे है, लुढ़क रहा है, ये अल्फ़ा है, ये इधर से टॉर्क लगेगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, और ये टॉर्क, ये रेडियस, और ये टॉर्क जो होगा यही टॉर्क इसको जो है रोटेट करा देगा, तो ये रोटेट करने लगेगा। चूँकि रीजन तो फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो ये टॉर्क इसको जो रोटेट करा देगा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू एफ एस इंटू आर। अल्फ़ा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो ए इक्वल टू आर अल्फ़ा भी होता है, तो यहाँ पे आई ए अपान में आर कर देंगे, तो एफ एस इंटू आर कर देंगे, तो एफ एस इक्वल टू आई ए अपान में आर स्क्वायर हो गया। एफ एस की बात करेंगे तो म्यू एम जी, ठीक, यहाँ पे एम जी कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, तो म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा, और ये म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा, और आई की वैल्यू एम के स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू जी साइन अल्फ़ा अपान में 1 प्लस के स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, ये आपको जो है याद करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g भी कैंसिल होगा, cos अल्फ़ा इधर आएगा तो tan अल्फ़ा हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू tan अल्फ़ा हो गया, और के स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, तो के स्क्वायर को नीचे ले आके अगर इसमें, तो ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मिलेगा आपको आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर, और प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब सिलेंडर, तो सिलेंडर के लिए जो एम के स्क्वायर होता है वो 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। सिलेंडर के लिए जो एम के स्क्वायर होता है 1/2 एम आर स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर अपान, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 + 1 3, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 1/3, और ये कितना tan अल्फ़ा। ठीक, तो ये आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया जो है, तो आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है ये आपको क्लियर मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात अगर हम लोग कर लें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आप पाते हैं कि किसी यम द्रव्यमान और आर त्रिज्या की वलय का जड़त्वागुण इसके तलीय स्पर्शी के परत क्या हो, तलीय स्पर्शी के परत इसका जो है जड़त्वागुण क्या होगा। तलीय स्पर्शी का मतलब समझते हैं आप, तलीय स्पर्शी की अगर बात कर रहे हैं तो अब देखिए जैसे ये आपको जो है, ये आपको दे रहे हैं कि ये आपका जो है डिस्क है, ठीक, ये आपको जो है डिस्क मिल गया, ये आपका डिस्क है। तो ये जो है ये वाली जो एक्सिस होगी, ये वाली जो एक्सिस होगी, ये वाली जो एक्सिस होगी ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो डायमीटर की एक्सिस होगी ये तल में है, तलीय स्पर्शी का मतलब ये वाला स्पर्शी। तो ये डायमीटर इसके अबाउट होता है आपका 1/2 एम आर स्क्वायर, लेकिन इसके अबाउट चाहिए हमको, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो आर है, तो इसके बीच पैरेलल से थ्रोम लगा देंगे, तो आई स्क्वायर हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर
प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि आपको मिल जाएगा इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि आपको मिल जाएगा जो है फोर्थ वाला जो है सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, 11 की बात करते हैं। तो 11 के क्वेश्चन नंबर को अगर हम लोग ध्यान से देखें, 11 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कण का जो कोणीय संवेग है वो एक समानुपाती गति करता है, यल है, गति की आवृत्ति को दुगुना कर दें, गतिज ऊर्जा को आधा कर दें तो कोणीय संवेग क्या होगा। तो इसका मतलब काइनेटिक, एंगुलर मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो इनके बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करना बड़ा ईजी है, देख सकते हैं L बराबर होता है आई ओमेगा, और अगर इसको बढ़िया से लिख दें तो 2 × 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर कर दें तो नीचे ओमेगा हो जाएगा, यहाँ ओमेगा कर दें, अभी हो गया K, तो आपको मिल गया ये 2K अपान में ओमेगा। तो ये K और ओमेगा में रिलेशन आ गया, तो अब इनका रिलेशन चाहिए, तो L2 बाई में L1 करेंगे तो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा K2 अपान में K1, और ओमेगा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ओमेगा 1 अपान में ओमेगा 2। ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहें तो 2 पाई नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो K2 अपान में K1 इंटू F1 अपान में F2। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि गति की आवृत्ति को दुगना, फ्रीक्वेंसी डबल करना है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ करना है। तो काइनेटिक एनर्जी K2 को हाफ कर दिया तो K2 इक्वल टू K1/2 हो गया, तो L2 अपान L1 की वैल्यू लिख देंगे K1/2, तो K1 कौन कट जाएगा 1/2 होगा, और फ्रीक्वेंसी डबल कर रहा है तो ये F1 है ऊपर और नीचे 2F1, तो ये हो जाएगा 2 यानी कि 1 बाई हो गया 4। तो यहाँ पे हमको मिल सकता है L2 इक्वल टू L1 बाई में 4 हो जाएगा, यानी कि L दिया हुआ है तो L/4 मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चौथा ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कंसिडरेशन अर्थ टू बी स्फेरिकल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन को देखिए। ठीक, इफ G denotes the value of acceleration due to gravity at a point distance r from the center। ठीक, और r लेस देन कैपिटल R रेडियस से कम दिया हुआ है। आपसे कह रहे हैं कि G पृथ्वी के केंद्र से r दूरी के बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और r पृथ्वी की जो है वो त्रिज्या है, तो r लेस देन r के लिए क्या रिलेशन होगा। तो r दूरी की बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है, ठीक, पृथ्वी के सेंटर से, तो पृथ्वी के सेंटर से r डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो g दिया हुआ है, और ये जो रेडियस है वो कैपिटल R है, और r लेस देन कैपिटल R है, इसका मतलब पृथ्वी के भीतर। तो g का r पे डिपेंडेंसी क्या होता है, तो आप जानते हैं कि अर्थ के भीतर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g डैश की जो वैल्यू होती है g डैश इक्वल टू g इंटू 1 - h अपान में r ही होता है, यानी कि h यानी कि यहाँ पे h r के फॉर्म में है, या जो भी है गहराई पर है, भीतर है जो भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सरफेस से इसकी जो है डेप्थ है, तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो जी आर ई माइनस एच अपान में आर ई। तो जब आर ई माइनस एच करेंगे तो आर ई माइनस एच जो होगा वो सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ आर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो जी डैश इक्वल टू जी आर बाई में आर ई हो जाएगा। यहाँ पे जी कॉन्स्टेंट, आर ई कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जी प्रोपोर्शनल जो होगा वो आर होगा, तो जी प्रोपोर्शनल जो होगा आर। तो आप जानते हैं कि सरफेस के भीतर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सरफेस पे कांस्टेंट होता है, और सरफेस के जब बाहर जाएंगे तो उस कंडीशन में जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर फॉलो होने लगेगा। तो अभी आपका जो सोल्यूशन है वो जी प्रोपोर्शनल आर है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है, दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप बात करते हैं तो ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 की अगर आप बात करते हैं तो ये आपको जो है रेनॉल्ड्स संख्या से रिलेटेड है। रेनॉल्ड्स संख्या कि रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है, ठीक है, रेनॉल्ड्स संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका है। तो रेनॉल्ड्स संख्या आप जानते हैं, रेनॉल्ड्स संख्या जो है फ्लो को डिसाइड करता है। तो रेनॉल्ड्स संख्या जो है अगर इसको मान लीजिए एन आर से कर दें या आर से कर दें, तो अगर आर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो ये जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, यानी कि धारारेखी प्रवाह होगा। आर की वैल्यू अगर 2000 से ज़्यादा है लेकिन 3000 से अगर कम है तो जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट कुछ भी हो सकता है, रैंडम मोशन में चेंज होता रहता है। ठीक, और अगर आर की वैल्यू जो है मोर देन हो गई 3000 तो जो फ्लो होगा वो आपका हमेशा टर्बुलेंट होगा। ठीक, तो ये दो चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है। यहाँ पूछ रहा है कि रेखी प्रवाह यानी स्ट्रीमलाइन के लिए बात कर रहे हैं, तो स्ट्रीमलाइन के लिए आर की जो वैल्यू होगी 2000 से कम होगी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो आपका सही होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में ज़रा देखिए ध्यान से, इंग्लिश में लिखा हुआ है ए आइस क्यूब कंटेनिंग ग्लास बॉल इज फ्लोटिंग
ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कंटेन इन अ ट्रफ, द वॉल ऑफ द आइस मेल्ट, द लेवल ऑफ द वाटर इन द ट्रफ। ठीक, इसको अगर इसका हिंदी वर्जन देखना चाहें तो आप हिंदी वर्जन भी यहाँ देख सकते हैं। आपको कि यहाँ पे हिंदी वर्जन आपको लिखा हुआ है कि कांच की एक गेंद युक्त बर्फ का एक घनाकार खंड एक द्रोणिका भरे पानी में तैर रहा है, पूरी बर्फ गलने पर पानी का स्तर द्रोणिका में होगा। इसके कहने का मतलब है कि एक कोई कंटेनर है, पूरा फिल ऑफ वाटर है, वाटर से भरा हुआ, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ़ का टुकड़ा अगर पूरा पिघल जाए तो जो पानी का लेयर होगा वो क्या होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में रोटेट करके पूछते रहते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि रिमेन अनचेंज, क्योंकि तैरने के पहले ही वो वाटर बैलेंस कर चुका है, अपने वेट के इक्वल जो हटा चुका है वाटर। तो अब जब हटाएगा तो उतना ही वेट उस पर जो है ड्रॉप होगा। तो इस सिचुएशन में कोई भी जो है हाइट इंक्रीज नहीं होगी, तो आपका जो लेयर होगा वो अपरिवर्तित रहेगा। इसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो आपका जो सलूशन होगा अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि आपका जो है पहला ऑप्शन जो है सही होगा, पहला ऑप्शन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक लंबे बेलनाकार कांच के बर्तन में पेंदी में एक आतरी जगह छोटा सा वृत्ताकार छेद है, और ये जो है आपको ये छेद है, और ये आपको जो है एच तक डुबो जाता है, तो एच की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल एक कंसेप्ट आपको यूज कर लेना है, एक सिंपल कंसेप्ट आपको यूज करना है कि फार्मूला जो होता है P जो होता है वो H ρg इक्वल टू 2T बाई में R। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि H इक्वल टू 2T अपान में R ρg हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन होगा। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, दूसरा तीसरा ऑप्शन जो है सेम दिया हुआ है, तो आप जो है मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे क्वेश्चन की, तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है। 2T बाई में R ρg आपको सोल्यूशन जो है याद रखना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मॉलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस है। कह रहा है 800 केल्विन पर वर्ग माध्य चाल जो 200 केल्विन की यन गुनी है, यन का मान क्या होगा। तो आपको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो वेलोसिटी और टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होती है v इक्वल टू रूट में 3RT बाई में एम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V2 अपान में V1 की बात करेंगे तो रूट में हो जाएगा T2 अपान में T1। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 200 केल्विन पे जो चाल है वो 800 केल्विन पे चाल का 200 केल्विन पे चाल का यन गुना है। तो V2 इक्वल टू यन V1 करेंगे, क्योंकि 200 लेंगे तो ये V1 मानेंगे, यहाँ पे 800 है तो ये n इंटू V1 हो जाएगा। तो n इक्वल टू ये हो जाएगा 800 अपान में 200, यानी कि रूट में हो जाएगा 4, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 17 की हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जो है क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। कह रहा है 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। ठीक, सेम मटेरियल के 2 वायर हैं, सेम मटेरियल है तो उनकी इलास्टिसिटी सेम हो जाएगी। रेडियाई जो है उनको 2:1 दिया हुआ है, यानी रेडियस R1 अपान में R2 जो है वो 2:1 दिया हुआ है, और लेंथ जो है 4:1 दिया हुआ है, यानी L1 अपान जो L2 है वो 4:1 दिया हुआ है। और फोर्सेस स्ट्रेच विथ फोर्सेस F1 F2 जो दिया हुआ है फोर्स, और चेंज इन लेंथ सेम है, यानी कि डेल्टा L1 अपान डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2, ये चेंज इन लेंथ जो है सेम दिया हुआ है। तो F1 अपान में F2 का रेशियो ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले फोर्स, रेडियस और लेंथ में रिलेशन तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू F बाई में A डेल्टा L बाई में L होता है, L ऊपर चला जाता है, तो अगर यहाँ से F काउंट करें तो ये y A और ये डेल्टा L बाई में L हो जाएगा। A की वैल्यू अगर चाहें तो ये हम y पाई R स्क्वायर भी कर सकते हैं, पाई R स्क्वायर कर दें डेल्टा L अपान में। ठीक, तो अब चूँकि सब कुछ सेम है, सेम मटेरियल y सेम है, चेंज इन लेंथ सेम है, तो यहाँ पे अगर हम लोग F1 अपान में F2 काउंट करते हैं तो रेडियस ये हो जाएगा R1 अपान में R2 का होल स्क्वायर, और ये नीचे है तो ये हो जाएगा आपका L2 बाई में L1। रख देते हैं वैल्यू। R1 अपान R2 की वैल्यू कितनी है, 2:1 है, और L2 अपान L1 कितना है, L2 अपान L1 की अगर हम बात करें 2:1 का ये स्क्वायर होगा। ठीक, और L1 अपान L2 4:1 है, तो L2 अपान L1 जो होगा 1:4 हो जाएगा। और अगर अब इसको सॉल्व करते हैं हम तो 2 का स्क्वायर 4 अपान में 1 इंटू 1 बाई में 4
कैंसिल होके 1:1 आ जाएगा, यानी कि F1:F2 की बात करेंगे तो 1:1 आपको जो है मिल जाएगा। ऐसे सिचुएशन में सोल्यूशन होगा वो 1 होगा, 1:1। ये आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो रही थी। 19 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें तो 19 की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि द्रव की एक बूंद कई नन्ही नन्ही बूंदों में बढ़ जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब एक ड्रॉप लेयर कई बूंदों में जब टूटती है, ठीक, एक ड्रॉप लेयर कई बूंदों में टूटती है तो उसका जो है क्षेत्रफल बढ़ता है। क्षेत्रफल यानी कि बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका जो है ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तभी जो है वो टूटेगा। ठीक, एनर्जी अगर रिलीज़ होगी तो नहीं, एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। ठीक, तो क्षेत्रफल जब एक बूंद कई बूंदों में टूटेगी तो उस कंडीशन में आपका क्षेत्रफल बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन, क्षेत्रफल बढ़ता है सही है, आयतन बढ़ता है ये गलत हो गया, ऊर्जा अवमुक्त नहीं होती अवशोषित होती ये भी गलत हो गया, ऊर्जा प्रवर्तित रहेगी ये संभव ही नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन होगा क्षेत्रफल बढ़ता है। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एडियाबैटिक चेंज में पी और टी ऑफ ए डायटोमिक गैस की बात कर रहे हैं। तो पी प्रोपोर्शनल टी के पावर n है, डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणु कणु है, तो पी प्रोपोर्शनल टी के पावर n, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जो है बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप 20 को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर आप 20 अगर ध्यान से देख सकते हैं आप, तो एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में आपको 3 रिलेशन मिलता है। एक होता है पी भी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पी की जगह आर टी, पी भी बराबर आर टी होता है तो आर टी बाई, तो एक होता है टी वी के पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ये दूसरा रिलेशन। और तीसरा रिलेशन पी और टी की बात करें तो पी वही है, वी की जगह आप लिख सकते हैं आर टी बाई पी, तो टी के पावर गामा अपान में ये आपको दे देते हैं पी के पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। और अगर इसी को सिस्टमेटिक अगर लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि टी के पावर गामा इक्वल टू के पी के पावर गामा -1। तो अगर पी और टी में चाहिए तो पी इक्वल टू के टी के पावर गामा अपान में गामा -1। ठीक, ये हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि गामा अपान में गामा -1, यानी पी प्रोपोर्शनल अगर टी के पावर n दिया हुआ तो यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी गामा अपान में गामा -1 हो जाएगी। अब यहाँ पे चूँकि ये आपका जो है यहाँ पे जो गामा है वो डायटोमिक है, तो डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, गामा की वैल्यू होती है 7/5। तो जब 7/5 यहाँ पर रखेंगे तो ऊपर 7/5 और नीचे 7/5 में से 1 जाएगा तो 2/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू जो है आपको मिल जाएगी 7/2। चौथा ऑप्शन जो है आपका जो है ये सही हो जाएगा कि 7/2 जो है 2 होगा। ठीक, तो ये 7/2 आपका जो हो गया 20 का चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 20 क्वेश्चंस जो है आपको हो गए। अब बात करते हैं आगे की। तो अब आगे की अगर बात करना है तो अब आइए देखते हैं। अब ये जो है 20 के बाद 21 की बात कर लेते हैं। कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ, कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ की अगर बात करें तो कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन, किसी तारे का रंग घोतक होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आपको मैं बता दूँ कि तारे का रंग जो है क्या होता है। तो किसी तारे का जो रंग होता है वो उसके जो है टेम्परेचर का बेसिस होता है कि तारे का रंग, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कि तारे का जो रंग होगा वो टेम्परेचर का बेस होगा, कि तारे का जो रंग होता है, तारे का रंग ताप को प्रदर्शित करता है, ताप को प्रदर्शित करता है। ये आपको ऑप्शन जो है क्लियर करना होगा। ठीक है, तारे का रंग जो है ताप को प्रदर्शित करता है, तो उस कंडीशन आपका जो है चौथा ऑप्शन सही होगा। बहुत से केस में लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि
जो है तारे का रंग दूरी का है। तो दूरी में बता दूं कि तारे का जब स्पेक्ट्रम ड्रा करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो जो है डिस्टेंस को शो करेगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को शो करेगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं तो ये देख रहे हैं कि किस ऊष्मागतिक निकाय का कौन सा गुण एक उत्क्रमणीय रुद्धोष्प्रक्रम में नियत रहता है। तो पहली बात जान लीजिए, रुद्धोष्प्रक्रम है तो रुद्धोष्प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहती है, लेकिन यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रक्रम है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो निकाय होता है, जो सिस्टम होता है, अपने इनिशियल सिचुएशन में आ जाता है, अपने इनिशियल अरेंजमेंट में आ जाता है, और जब अरेंजमेंट सेम होता है तो एंट्रोपी जो है चेंज नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन होगा वो एंट्रोपी जो है चेंज नहीं होगी, तो आपका एंट्रोपी सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का चौथा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, 23 क्वेश्चन भी आपका जो कंसेप्चुअल ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी दोनों होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी दोनों होती है। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ तरह के कुछ 4 क्वेश्चंस का दिया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया कि विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी सेम होते हैं। विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों शून्य होते हैं, जीरो होगा नहीं। ठीक, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का डबल ये भी नहीं होता है। एनर्जी डेंसिटी चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का आधा होता है, ये भी संभव नहीं है। तो आपके इसमें पहला ऑप्शन जो होता है 23 का पहला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी दोनों जो है सेम होते हैं। इनका जो फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। ठीक, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो फार्मूला होगा वो जो होता है आपका, ये होता है आपका 1/2 बी स्क्वायर अपान में म्यू नॉट। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, तो ये MW के वेव में ये दोनों जो है सेम होते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो है आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, कि दोनों जो है सेम होते हैं, तो पहला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक, बात करते हैं 24 की। 24 क्वेश्चन भी आपको जो है ये एक तरह से नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि प्रेक्षणीय अंतरिक्ष की सीमा, लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो वैल्यू होगी वो आपको याद रखनी है। लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, लिमिट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की जो वैल्यू होगी, यूनिवर्स की जो वैल्यू होती है वो आप ध्यान से देखिए 2 × 10⁻10 और ये लाइट ईयर होगी, लाइट ईयर होती है। इसका कैलकुलेशन होता है, लेकिन कैलकुलेशन अभी आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, सिंपली आपको जो है सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ये 24 का ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक, 25 की बात कर लेते हैं। 25 में देखिए ये एक डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन बड़ा ट्रिकली होते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना होता है कि सोर्स ऑब्जर्वर कौन किधर आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो देखिए एक सीटी बजाने वाला 450 हर्ट्ज की ये ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है 450। ठीक, यहाँ पे आप 33 मीटर पर सेकंड की चाल से स्थिर श्रोता, आपका जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, स्टेशनरी है, दिया हुआ ऊपर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ऑब्जर्वर रेस्ट में है और जो सोर्स है वो 33 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, तो ये आपको VS की वैल्यू हो जाएगी 33 मीटर पर सेकंड। मान से देखिए बहुत ही टिकली क्वेश्चन है ये। और जो साउंड की वेलोसिटी है वो V = 330 दी हुई है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि श्रोता द्वारा ऑब्जर्वेबल फ्रिक्वेंसी n डैश पूछा जा रहा है, क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स जो है वो आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ, जो फार्मूला होता है n डैश = NV। डॉपलर की बात करें, आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर में O पहले आ रहा है तो O ऊपर रहेगा, और V नीचे आ रहा है तो V जो ये S जो है वो नीचे रहेगा, और ऊपर भी प्लस माइनस नीचे भी प्लस माइनस। अब कौन सा क्वेश्चन आपको लेना है, तो देखिए सोर्स ऑब्जर्वर की ओर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करने के लिए ऊपर वाला प्लस लीजिए और नीचे वाला जो है माइनस लीजिए, लेकिन ये रेस्ट में है तो ये 0 हो गया। तो आपको यहाँ फार्मूला सिंप्लीफाई हो के आएगा n × V अपान में V - VS, क्योंकि बढ़ रहा है तो नीचे का डिनोमिनेटर जो है लेस होना चाहिए, तभी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है इंक्रीज करेगी। और इसको अगर और बढ़िया से सॉल्व कर लें तो n अपान में हो जाएगा ये 1 - VS अपान में V। एक तरह से ये क्वेश्चन का जो है सलूशन हो गया, ट्रिक बता दिया हमने। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए तो n डैश = n की वैल्यू जो है 450 दी हुई है, 1 - VS दिया हुआ है कितना 30, V है 330, डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो 450 × 10 ऊपर चला गया, और 10 1 10 में से 1 गया 9, कैंसिल कर देंगे 50, तो ये हो जाएगा 500 हर्ट्ज जो है आपको ये जो है मिल जाएगा इसका सोल्यूशन। तो ये आपको जो है दूसरा ऑप्शन जो है ये सोल्यूशन जो है मिल जाएगा 25 का। ठीक, तो ये
बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था इसमें, ठीक है। तो आइए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में देखिए दिया हुआ है कि चार्ज क्यू मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, और जो है एयर आर अराउंड ए चार्ज क्यू द वर्क डन इज, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेश क्यू आर त्रिज्या के वृत्त पे आवेश क्यू के प्रत्येक चक्कर लगा रहा है, कृतकार होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ही क्वेश्चन सिंपल होता है। ऐसे क्वेश्चन में जो है बहुत ही सिंपल सोल्यूशन होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू है और इसके चारों ओर क्यू चार्ज जो है रिमूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन नेट कार्य जो होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा। कभी भी सर्कुलर मोशन में जब कार्य की वैल्यू पूछे, ठीक, तो नेट चार्ज हमेशा नेट वर्क आपका जो है क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इस कंडीशन में आपका ये पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रिकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27 को अगर फोकस किया जाए तो देखिए लिखा हुआ है कि वेसल एट अ रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, ठीक। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आप जो है इसको, तो एक पतीला 3 टुकड़ों में फटता है, समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत समान चाल से उड़ते हैं, तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान प्रत्येक अन्य टुकड़ों के द्रव्यमान का 3 गुना है। विस्फोट के तुरंत बाद इसके वेग का परिमाण क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 3 टुकड़ों में फट रहा है, जब भी एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू होगा। तो विस्फोट के पहले का मोमेंटम 0 होगा, ठीक, और विस्फोट के बाद मोमेंटम आएगा, क्योंकि विस्फोट के पहले मूव कर नहीं रहता है। तो विस्फोट के बाद का मोमेंटम पी एफ इक्वल टू 0, और पी एफ की बात करें तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो 3 टुकड़ों में हो रहा है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर इसको ध्यान से देखें तो P1 प्लस P2 इक्वल टू माइनस P3 की बात कर लेंगे, और अगर मॉड निकालेंगे तो ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम का मॉड निकालेंगे तो परिमाण की बात कर, चूँकि ये दोनों लंबवत हैं और दोनों सेम भी हैं, तो ये लंबवत भी हैं, तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा P3 का स्क्वायर, ठीक है, या केवल P3 बात नहीं, क्योंकि परिमाण है तो ये स्क्वायर नहीं करेंगे, ये रूट में स्क्वायर होगा, तो ये P3 रहेगा। अब चूँकि ये दोनों सेम है, क्योंकि मास भी सेम है, आपका कह रहा है समान चाल है और समान द्रव्यमान, तो मास सेम, चाल सेम, तो मोमेंटम भी सेम, तो ये दोनों सेम हो गए। तो P1 इक्वल टू P2 की बात करेंगे, दोनों सेम हो गया, P1 स्क्वायर 2P1, तो ये हो जाएगा रूट में 2P1 बराबर ये हो जाएगा P3। अब रूट में 2 है तो P1 की वैल्यू m इंटू वी, और P3 की वैल्यू ये 3 गुना है मास, प्रत्येक अन्य टुकड़े के द्रव्यमान का 3 गुना, 3 टाइम्स है, तो ये 3m कर दीजिए, यहाँ पे v कर दीजिए, v डैश कर दीजिए, तो ये m से m कैंसिल होगा, तो v डैश इक्वल टू रूट में 2 बाई में 3v आ गया, और v की वैल्यू इनिशियल जो है 30 दी हुई है, तो v डैश इक्वल टू रूट में 2 अपान में 3 इंटू 30 कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको v डैश की वैल्यू हो जाएगी 10 रूट में 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आपका जो है सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, 10 रूट में 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 में आप ध्यान से देखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कह रहा सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिक मेटल प्लेट धातु की मोटी पट्टी का तलीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तल के निकट विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए 2 कंसेप्ट इसमें होता है, एक होता है थिक मेटल और एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर। तो कंडक्टर प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहें तो E इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0 होता है, और अगर इंसुलेटर चार्ज है, इंसुलेटर प्लेट को अगर चार्ज किएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो E इक्वल टू सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन 0 होगा। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको ये जानना बता दें, ये मेटालिक के लिए होगा, मेटल यानी कि कंडक्टिंग प्लेट, और ये नॉन मेटल यानी कि इंसुलेटिंग प्लेट। इंसुलेटर अगर चार्ज किया जाएगा तो ये लगेगा, और मेटल अगर चार्ज होगा तो ये लगेगा, तो इसके हिसाब से आपका जो सोल्यूशन होगा सिग्मा अपान में एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को अगर ध्यान से देखें तो ये एक तरह से जो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 की पहले सीरीज में जोड़ रहे हैं, बाद में पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो R है, R रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ रहे हैं, R रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो जो RP आएगा पैरेलल कम्बिनेशन वो R/N हो जाएगा। सीरीज में अगर जोड़ेंगे तो RS जो होगा वो N इंटू R होगा। अब ये कह रहा है कि जो सीरीज का जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल रेजिस्टेंस का N टाइम्स है, तो RS इक्वल टू
ये आपका यम टाइम यम गुना है, तो यम टाइम्स आर पी हो गया। तो आर एस की वैल्यू एन आर इक्वल टू एम आर बाई में एन हो गया, आर से आर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपको एम इक्वल टू एन स्क्वायर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दिस इज योर आपका थर्ड ऑप्शन, ये एम इक्वल टू एन स्क्वायर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एम इक्वल टू एन स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 में, ये 30 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, 30 क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो एक लैडर सर्किट है। लैडर सर्किट को आप लोग जानते होंगे। लैडर सर्किट में यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे रेजिस्टेंस सेम है। तो मैं बता दूं कि ये अगर रेजिस्टेंस सेम हुआ तो आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस अगर सेम हो गया, ये रेजिस्टेंस अगर सेम है, सब ये सब सेम है, अगर ये सब अगर सेम है, ये सब अगर सेम है, तो आपका जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये होता है 1 प्लस रूट में 3 आर। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 दी हुई है, तो 1 प्लस 3 ओम हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है, तब भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, इसका यूज करके आप कभी भी जो है लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कि इस तरह से अगर बना हुआ है और ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रिपीटेड रहता है, ये आपको ध्यान देने की बात होगी। ये R3 है, ये R1 है, R2 है, ये R3 है, रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। अगर इस तरह का नेटवर्क आपको मिल जाए और आपसे जो है सलूशन पूछे कि दो पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R इफेक्टिव जो होगा, ये आमने सामने का जो रेजिस्टेंस है इसको आपको ऐड करना होगा, R1 प्लस R3 अपान में 2 करना होगा, प्लस 1/2 यहाँ लगाना होगा, रूट में इसको ऐड किया तो यही R1 प्लस R3 का ये होल स्क्वायर होगा, और प्लस ये आपको देगा 4 R1 प्लस R3 और इंटू आपको R2 करना होगा। ये आपका जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सब सेम है, तो R प्लस R 2R बाई आर करेंगे तो R हो जाएगा 1/2, ये R और R 2R का स्क्वायर 4R स्क्वायर, R प्लस R 2R 4 to 8R, 8R स्क्वायर 4R स्क्वायर 12R स्क्वायर, बाहर करेंगे तो 2 रूट में 3R हो जाएगा, 2 से कट जाए तो R प्लस रूट में 3R, यानी कि 1 प्लस रूट में 3R आ गया। ठीक है, तो ये एक तरह से इसका बेसिक कंसेप्ट। मान लीजिए कभी कभी बीच में वाला ये वाला हटा देता है, तो ये वाला अगर हट गया, नहीं है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो R2 की वैल्यू 0 कर देंगे। तो R2 की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो R1 प्लस R2/2, R1 प्लस R3/2, और ये भी R1 प्लस R3/2 कैंसिल होकर R1 प्लस R3, यानी कि आमने सामने का रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए, आपका सोल्यूशन जो है आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, लैडर सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो होगा वो आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस रूट में 3R। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की अगर बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए 31 क्वेश्चन दिया हुआ है। 31 क्वेश्चन को अगर हम लोग बढ़िया से देखें, 31 क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 31 क्वेश्चन जो है हमारा दिया हुआ है थर्मो EMF। ये आपका दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड संधि वाले तापक्रम का ताप विद्युत वाहक बल तापक्रम थीटा पे कैसे रिलेट करता है। तो E=40 थीटा माइनस E=40 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई में ये आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ है 10। ठीक, ये 31 क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 40 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बाई 10 है। उदासीन ताप पूछ रहा है, तो उदासीन ताप के लिए हमेशा ध्यान दीजिए कंडीशन। उदासीन ताप की अगर कभी भी बात होगी, उदासीन ताप के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा DE बाई में D थीटा इक्वल टू 0 करना होगा। और अगर आप डिफ्रेंशिएट करें तो DE बाई थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 40 थीटा है, तो ये हो जाएगा 40 माइनस थीटा स्क्वायर है, तो 2 थीटा बाई में 10 और ये बराबर 0, तो ये कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू थीटा बाई में 5 होगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन जो है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो
तो ये सेकंड ऑप्शन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं 32, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट देन इंसुलेटर बिकॉज, कुछ अलग की तुलना में धातुएं अधिक सुचालक होती हैं, क्यों? तो इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लिखी दिया हुआ है, परमाणु से अपेक्षा अधिक दूर होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु जल्दी टकराते हैं, परमाणु नहीं टकराते हैं, जब भी टकराते हैं इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, परावर्तित तल का कोई मतलब नहीं होता है। तो कुचालकों की तुलना में धातुएं अधिक सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि फ्रीली मोशन करते हैं, मूव करते हैं और टकराते रहते हैं, जिनके कारण जो इनमें चालन की क्रिया बहुत जो है तेजी से होती है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए दिया हुआ है कि ये एक चार्ज दिया हुआ है और एक चार्ज दिया हुआ है 80 माइनस BT स्क्वायर के अनुसार IR में उत्पन्न कुल ऊष्मा है। ठीक, तो एक चार्ज दिया हुआ है, मतलब चार्ज कैसे फ्लो रहा है वो दिया हुआ है, कंडीशनल चार्ज है, और आपसे हीट पूछ रहा है। तो हीट जब भी निकालेंगे आप, तो हीट की जो वैल्यू होती है, हीट जब भी आप फाइंड करेंगे, देख सकते हैं आप, हीट जब भी आप फाइंड करेंगे तो हीट फाइंड करेंगे तो H की वैल्यू जो होती है वो I² RT होती है। इंटीग्रल फॉर्म में देखा जाए तो H= जो होता है इंटीग्रल I² RDT हो जाता है, ये 0 से T या जो भी कह रहा हूँ। तो पहले यहाँ पे I निकालेंगे तो dQ में dt हो जाएगा, dQ में dt करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dt, Q की वैल्यू है 80 माइनस BT का स्क्वायर। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, तो a माइनस टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो 2BT हो जाएगा। अब देखिए, उत्पन्न ऊष्मा के लिए अधिक से अधिक चार्ज फ्लो होना चाहिए। ऊष्मा मतलब पूछ रहा है वो कुल ऊष्मा के लिए कुल चार्ज यानी अधिकतम चार्ज के लिए dQ/dt जो है वैल्यू 0 हो जाएगी। तो dQ/dt की वैल्यू जब 0 कर देंगे, तो dQ/dt की वैल्यू जब 0 करेंगे हम, तो dQ/dt की वैल्यू 0 हो जाएगी और dQ/dt2 जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार 0 कर दिया तो a माइनस 2BT बराबर 0, तो यहाँ पे t बराबर a/2 भी आ गया, और दोबारा जब करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा यानी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो a/2 भी हो गया। ठीक, और यही एक तरह से I की वैल्यू हो गई। तो अब निकाल लेते हैं H की वैल्यू, I² a माइनस 2BT का स्क्वायर RDT, और लिमिट पहले 0 से और उसके बाद फिर t बराबर a/2b, 0 से a/2b। तो r बाहर हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा a माइनस 2b t के पावर में 3 अपान में 3, और ये जो शिफ्टिंग होगी तो नीचे माइनस 2b आएगा। इंटीग्रल इसका सॉल्व कर सकते हैं बाकी लोग, और ये लिमिट लगा दीजिए 0 a/2b। तो यहाँ पे हो जाएगा r अपान में माइनस 6b हो गया, a/2b रखेंगे तो a माइनस 2b, t की वैल्यू a अपान में 2b, ये क्यूब, और फिर माइनस 0 रखेंगे तो a माइनस ये आपको होगा 2b इंटू 0 के पावर में 3। तो यहाँ देखिए 2b ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 0 हो गया तो बचा माइनस a³। तो ये हो जाएगा r(a³ माइनस में अपान में माइनस 6b कर देंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a³ r अपान में 6b, यानी कि आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये आपका जो है पहला ऑप्शन है, a³ r अपान में 6b, a³ r अपान में 3b। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, मिस प्रिंटिंग, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का प्रिंटिंग सिचुएशन जो है लो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं a³ r 3b, a³ r पर 2b, a³ r अपन में b। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 33 का जो है आपका कौन सा पहला क्वेश्चन। ठीक, तो 33 का ये जो है आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 की बात कर लेते हैं। 34 में कह रहा है कि CuSO4 घोल में 1.6 एम्पीयर की धारा बहने पर 1 मिनट में कितने कॉपर आयन मुक्त होंगे। कॉपर आयन पूछ रहा है, कॉपर आयन यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पूछ रहा है, ई की वैल्यू दी हुई। तो पहले देख लीजिए कि टोटल चार्ज कितना हुआ। तो 34 की अगर बात कर रहे हैं हम, तो 34 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है कि करंट आई की वैल्यू दिया है 1.6 एम्पियर, चार्ज टाइम दिया है 1 मिनट। तो क्यू निकाल लेंगे IT से,
तो 1.6 इंटू 60 कर दिया, और Q बराबर होता है N इंटू ई। यहाँ पर देखिए एक कॉपर एन में 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, क्योंकि कॉपर पे डबल माइनस दिया हुआ है, कॉपर पे डबल माइनस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2 ये कर दीजिए, 1.6 इंटू 60 कर दीजिए, तो n इक्वल टू 1.6 इंटू 60 अपान में 2 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 की बात करेंगे, ये कैंसिल हो गया, काट देंगे, 30 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 0 ये, और 19 20 हो जाएगा। तो n के पावर n बराबर 3 इंटू 10 के पावर 20 जो है आपका पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ये 34 का सलूशन है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 35 की बात करते हैं। 35 में अगर हम देखें तो ये आपको ये जो दिया हुआ है, ठीक है, 35 में ये 2 आर्क दिए हुए हैं, सेमी सर्कुलर आर्क है, और करंट आई फ्लो हो रही है दोनों में। एक का रेडियस, इनर वाले का रेडियस R1 है, दूसरे वाले का रेडियस R2 है। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो आर्क है, इसमें करंट जो है ये ऐसे है, ये सर्कुलर ऐसे है, मतलब ये ऐसे है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। तो R1 जो होगा ये ऐसे देख सकते हैं, ये ऐसे है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका अपवर्ड होगा। और ये दूसरे में जब जाएंगे तो ये ऐसे है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड होगा। ये B1 हो गया और ये B2 हो गया। तो ये इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस जो है वो R2 है। तो B1 की अगर बात करेंगे तो B1 निकालेंगे, तो B1 कितना हो जाएगा, म्यू ज़ीरो, पूरे का होता है म्यू ज़ीरो I बाई में 2R, तो ये हाफ है, तो म्यू ज़ीरो बाई में 4I अपान में R1, और B2 निकालेंगे तो म्यू ज़ीरो I बाई में 4R2, ठीक। तो अब यहाँ पे दोनों का अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे है, तो अपोजिट है, तो B इक्वल टू हो जाएगा B1 माइनस B2। तो कॉमन कर लीजिए, म्यू ज़ीरो I बाई में 4 कॉमन हो गया, 1 बाई में R1 माइनस 1 बाई में R2। तो दिस इज योर सोलूशन। आपका जो है कौन सा होगा, सोलूशन आपका जो है पहला वाला हो जाएगा, म्यू ज़ीरो I बाई में 4, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई में R2। तो ये पहला सोलूशन जो है आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। एनर्जी आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया हुआ है, एनर्जी आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, एनर्जी आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो E इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको आप अगर कंपेयर करेंगे तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। और मास दिया हुआ है 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपको ये वेलोसिटी पूछ रहे हैं, तो फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/2 mv²। और यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो भी की जो वैल्यू हो जाएगी रूट में 2K अपान में m की बात हो जाएगी, रूट में है पूरा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 इंटू 10 के पावर माइनस 31। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का रूट बाहर आ जाएगा 4, 9 बाहर आएगा 3, रूट में 2 बच गया 1.4 हो जाएगा रूट में 2। 31 है 19 ऊपर जाएगा तो 31 माइनस 19 12 हो जाएगा, बाहर आएगा तो 10 के पावर 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 14 इंटू 4 5.6 है, 5.6 3 टू 6 हो जाता है, 5.6 है तो 1.9 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये आपका जो है चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन, ठीक। चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.9 इंटू 10 के पावर 6 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बात करते हैं 37 की बात अगर करें तो 37 क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें, 37 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, 37 तो कह रहा है कि डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पदार्थ के परमाणु अणु का स्थायी चुंबकीय आघूर्ण। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ 37 में प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय यानी कि डायामैग्नेटिक जो होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पेयर्ड होते हैं। तो पेयर्ड होगा तो चुंबकीय आघूर्ण जो इसका जो होगा वो 0 हो जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा वो
ज़ीरो होगा, यानी कि आपको चौथा ऑप्शन मिल जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 आइए, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 38 में आप देखिए कि प्लेस ऑफ लैटिट्यूड 5 डिग्री, एंगल ऑफ डिप। ठीक है, 5 अक्षांश वाले किसी स्थान पर नतिकोण लगभग होता है। तो मैं आपको यहाँ फार्मूला बता रहा हूँ कि एक फार्मूला होता है, नतिकोण और अक्षांश कोण में जो रिलेशन होता है, एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ लैटिट्यूड में जो रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल टू 2 tan लैम्डा होता है। जहाँ पे ये क्या है, एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप यानी कि नतिकोण, और ये जो है एंगल ऑफ लैटिट्यूड है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, एंगल ऑफ लैटिट्यूड है। अब कम के लिए लैम्डा कम हो यानी 10 से अगर मान लीजिए लेस होता है तो यहाँ पे tan थीटा को थीटा लिख दीजिए, थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा, यहाँ पे 2 × 5 कर दीजिए, आपको जो है 10 रिलेशन मिल जाएगा। तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ये आपका जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 10। ठीक। 39 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात कर लें हम, क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात कर लें, 39 में देखिए दिया हुआ है, कह रहा 39 में आपसे ये क्या पूछ रहे हैं, 39 में आपसे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर कौन यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल। तो विद्युत मोटर में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब काम करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज कन्वर्ट होता है। एसी डायनामो में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो मैकेनिकल से ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और ड्राई सेल जो होता है वो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। तो हमें पूछ रहा है यांत्रिक से वैद्युत, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी। तो एसी डायनामो जो है आपका यहाँ पे सोल्यूशन होगा। ये इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है, ये लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, हाई टू लो होता है। ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ये हाई टू लो वोल्टेज, ये मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, और ये जो है केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे होगा एसी डायनामो होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 40। रेजोनेंस सिचुएशन में एलसीआर सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड वी। रेजोनेंस की अगर बात करते हैं तो बात अगर रेजोनेंस की करेंगे तो रेजोनेंस में आपको देखिए एक्सल इक्वल टू एक्स मिलता है, और जब बात करेंगे फेज डिफरेंस की तो tan फाई इक्वल टू आपको एक्सल माइनस एक्सी बाई में आर होता है। तो यहाँ एक्सल इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी वी और आई जो है सेम फेज में होंगे, वी आई जो है सेम फेज में होंगे, समान कला में। ठीक, तो इनका फेज होगा ज़ीरो होगा, तो ऑप्शन जो होगा ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा 1, ज़ीरो फेज में हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं 41 की। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। माइक्रोवेव, रेडियो वेव और तरंगों परावैंगिक तरंगों की न्यूनतम आवृत्ति, तो न्यूनतम आवृत्ति जो होती है आपकी वो रेडियो वेव की होती है। तो आपका ये इसका सलूशन जो होगा। मैक्सवेल इक्वेशन किसका वर्णन करते हैं, तो वनली इलेक्ट्रिसिटी, वनली मैग्नेटिज्म। तो इसका जो कंप्लीट आपको जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे मेंटेन हो रहा है। ये मैक्सवेल के नियम, समीकरण नियम, मौलिक नियम का वर्णन करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मौलिक नियम का वर्णन करते हैं, वनली इलेक्ट्रिसिटी, वनली मैग्नेटिज्म। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है इसका सलूशन, बाकी का पोर्शन आपका इधर है। ठीक है, मात्र जो है आपसे ये पूछ रहे हैं, थोड़ा सा इसको मेंटेन करना होगा, कई पार्ट में है ये। तो यहाँ पे ये आ गया आपका जो है कौन सा जो है ये पार्ट आपको जो है मिलेगा। ठीक है, मात्र विद्युत की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मात्र चुंबकत्व और मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये मैकेनिक्स। ठीक, तो आप जान लीजिए यहाँ पे कि जो आपका जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए होता है, वैद्युत चुंबकत्व के लिए होगा। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है मिल जाएगा। अब बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो 43 क्वेश्चन में कह रहा है कि कोहरे के आर पर नहीं दिखा सकता क्योंकि। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और शोषण नहीं करता है। कोहरे में जो है वाष्प, जल वाष्प मिले होते हैं, जिसके कारण जो एटम का साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे लाइट का ज़्यादा से ज़्यादा स्कैटरिंग होने लगता है। तो ज़्यादा स्कैटरिंग की वजह से हम लोग कोहरे के आर पार जो है नहीं देख पाते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, कोहरे में मौजूद बूंदें प्रकाश का अत्यधिक प्रकटन करती हैं, ये इसका जो है सोल्यूशन है। तो इसकी वजह से जो है नहीं देख पाते हम लोग। ठीक है, अब 44 क्वेश्चन में अगर आइए, यदि कांच के छड़ को उसी अपूर्णांक के द्रव में डुबा दिया जाए तो क्या होगा, मुड़ी प्रतीत होगी, अधिक लंबी प्रतीत होगी, कम लंबी प्रतीत होगी, डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेंस का क्वेश्चन है। जानते हैं कि अगर किसी लेंस को ऐसे मीडियम में रख दिया जाए
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो, बराबर हो, ज़्यादा हो। तो अगर लेंस को ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक से कम है, तो ऐसे सिचुएशन में लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, नेचर नहीं बदलता है। लेंस को ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन में फोकस दूरी बढ़ती है, पावर घटती है, लेकिन लेंस का नेचर अपोजिट हो जाता है। उत्तल लेंस है तो अवतल की तरह बिहेव करेगा, अवतल है तो उत्तल की तरह बिहेव करेगा, ठीक। लेकिन अगर लेंस को ऐसे मीडियम में फिल किया जाता है, रखा जाता है, ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर ही होता है, तो दोनों मीडियम सेम हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में लेंस आपको जो है डिसअपियर हो जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी, तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो चौथा होगा, गायब हो जाएगी, ठीक। अब बाद अगर क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखिए 45 है, तो क्वेश्चन नंबर 45 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं, तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि हु डिटरमाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनडायरेक्टली बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसने इलेक्ट्रॉन का आवेश मापन द्वारा परोक्ष रूप से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात किया। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आइंस्टीन ने किया नहीं, थॉमसन ने जो है E/m का मान जो है मेजर किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का खोज किया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। तो मिल्किन ने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर करके उसका मास जो है निकाला, ठीक है। बात करते हैं 46 प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में अगर वेवलेंथ सेम हो, वेवलेंथ अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है, तो इन दोनों के कौन से वैल्यू जो है सेम होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर सेम है तो कौन बराबर होगा। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की अगर बात करें तो जो P=2 होता है h/λ, अगर लैम्डा दोनों का सेम है तो इनका जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, ठीक। तो अगर लैम्डा सेम है तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एनर्जी सेम नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम जो होगा वो सेम होगा। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा। लाइमन और बामर श्रेणियों की उच्च तरंगदैर्घ्य सीमाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप यहाँ से ध्यान से देखिए। लाइमन और बामर की श्रेणियों की उच्च तरंगदैर्घ्य सीमाओं का अनुपात आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आपके जो है क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए जो वेवलेंथ निकलता है वो 1 में लैम्डा = r, ये आपको मिलता है 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1 में n2 स्क्वायर, और ये E2 माइनस E1 अपान में EHC से डिराइव होता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये पूछ रहे हैं अधिक वेवलेंथ, ठीक, अधिक वेवलेंथ रेंज की बात कर रहे हैं। तो अधिक वेवलेंथ रेंज की अगर हम बात करते हैं, स्पेक्ट्रम में लाइमर और बामर श्रेणियों के उच्च तरंगदैर्घ्य सीमाओं का आवृत्तियों का अनुपात चाहिए। आवृत्तियों का अनुपात, उच्च तरंगदैर्घ्य सीमाओं के आवृत्तियों का अनुपात। तो उच्च तरंगदैर्घ्य सीमाओं के आवृत्तियों का अनुपात के लिए एनर्जी रेंज जो है आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तरंगदैर्घ्य ऊंचा होगा यानी आवृत्ति मिनिमम होगी, आवृत्ति मिनिमम होने के लिए एनर्जी रेंज का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो एनर्जी रेंज का डिफरेंस मिनिमम होने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे एनर्जी रेंज यही होता है। अगर अंतिम वाले का इससे निकालेंगे, जैसे इनफाइनाइट वगैरह रखेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक एनर्जी रेंज की डिफरेंस वैल्यू ज़्यादा हो गई तो फ्रीक्वेंसी जो होगी मैक्सिमम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगा। लेकिन हमको वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए, उच्च तरंगदैर्घ्य, तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए आपका जो एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए। एनर्जी डिफरेंस कम होने के लिए यहाँ पे अगर हम लाइमन की बात करते हैं तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, n2 की वैल्यू 2 रखेंगे। तो लाइमन की फ्रीक्वेंसी अगर बात करें तो जब रेशियो निकालेंगे तो 1/λ की अगर बात करें, जैसे लैम्डा अगर है, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/μ बराबर c/λ होता है, तो लैम्डा का रेसिप्रोकल कर देंगे तो म्यू हो जाएगा। तो μl अपान में म्यू बामर की बात कर ले तो ये 1 में ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 में 2 का स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा आपका 1 में 2 का स्क्वायर। बामर की बात करेंगे 2 में से 1/3 का स्क्वायर, ठीक। तो फिर से समझ लीजिए कि लैम्डा है, लैम्डा 1 पान में है तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी ऊपर रहेगा क्योंकि म्यू बराबर c/λ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको c कर दूँ तो cr कर दूँ तो यहाँ से c हटाना पड़ेगा, तो ये आपका न्यू हो जाएगा। तो लाइमन की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एनर्जी डिफरेंस हमको मिनिमम रखना है, तो पहला 1 से 2 में, तो 1 से 2 में। बामर का निकालेंगे तो 2 से 3 में, तो 2 से 3 में। तो अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको देंगे 1 माइनस 1/4 और ये 1/4 माइनस 1/9। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो गया, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 9 में से 4 गया, 5 अपान में 36 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा ऊपर 3 × 36 और नीचे हो जाएगा 5 × 4। तो ये काट देंगे 9 हो जाएगा,
तो ये 9 और 1 2 3 27, तो न्यू यल अपान में न्यू बी की अगर बात करते हैं तो 27/5, यानी कि आपका जो है पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा वो 27:5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका जो है 47 क्वेश्चन हो गया। 47 का जो है पहला ऑप्शन, 47 का पहला ऑप्शन जो है ये मैनेज हो जाएगा। अब बात करते हैं 48 की। 48 की अगर हम बात करते हैं तो 48 में आप देखिए, 48 में लिखा हुआ है कि रडार सेंडिंग पल्सेस ऑफ 1 माइक्रो सेकेंड ड्यूरेशन इंटरवल ऑफ 100 माइक्रो सेकेंड हैज़ रेंज। तो एक माइक्रो सेकेंड के अंतराल पे 100 माइक्रो सेकेंड तक भेजे, मतलब 100 माइक्रो सेकेंड के इंटरवल भेजी जा रही हैं, तो उसका जो है परास चाहिए। तो देखिए, तो परास निकालने के लिए जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होता है 100 माइक्रो इंटरवल सेकेंड में ये जा भी रहा है फिर आ भी रहा है, तो इसका मतलब ये जो फार्मूला होता है C/T/2, क्योंकि आने जाने दोनों का डिस्टेंस है तो 2 टाइम्स हो जाएगा। 2x बराबर डिस्टेंस इंटू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा x जाने का x आने का, 2x इक्वल टू C/T, तो x इक्वल टू C/T/2। 3 × 10⁸ लेंगे, t की वैल्यू 100 माइक्रो सेकेंड 10⁻⁻6 हो जाएगा अपान में 2। 3 करेंगे तो ये -6 है और ये 100 है तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा तो 10⁻⁴। 3 × 10⁻⁴ हो गया 4 अपान में 2, यानी कि आपका हो जाएगा 30 × 10⁻³ अपान में 2। 15 × 10⁻³ मीटर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 15 किमी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ पे देखिए बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है दिए हुए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात कर लें हम, क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखें तो आई दिया हुआ है, ये आई है, आई दिया हुआ है, आई 1 मिली एम्पेयर है, तो आई की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर और जो है अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 है, तो बेस करंट आई भी चाहिए, तो आई भी चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू देखिए जानते ही हैं, अल्फ़ा इक्वल टू होता है IC अपान में IE। ठीक, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.95 है, IE की वैल्यू देखिए 1 है, 1 इधर जाएगा तो 1, ये हो गया IC, तो यानी कि IC आपका आ गया 0.95 मिली एम्पेयर, ये हो गया। उसके बाद आई फार्मूला होता है आपका IE इक्वल टू IB प्लस IC, तो IE आपका जो है 1 मिली एम्पेयर है, IB आपको चाहिए और IC आपने 0.95 कैलकुलेट किया है, 0.95, तो ये उधर जाके माइनस होगा, तो IB की वैल्यू हो जाएगी 0.05 मिली एम्पियर। ठीक, ये आपका जो है सलूशन हो गया। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 49 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं 50 में। तो ये दिखा रहा है कि 4 सिंबल दिए हुए हैं, तो कौन सा और नॉर एंड तरद्वार के लिए चिन्ह होगा। तो देखिए ये और हो गया पहला, ये आपका तीसरा नॉर हो गया तीसरा, और दूसरा वाला जो हो गया एंड हो गया, तो 1 3 2 थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको जो है